नाउ आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस अब अपन बात करेंगे oogenesis के बारे में, लेकिन उम्मीद करता हूं जैसे मैंने आपसे पहले कहा था हर लेक्चर को आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है वो आपने जरूर किया होगा। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन पहले मैं oogenesis के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इनके डिफरेंसेस को रिलेट करूंगा। नाउ लुक, oogenesis की बात करोगे, अगेन इसमें क्या नजर आएगा? मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। नाउ मैच्योरेशन फेज की बात करोगे, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, क्लियर? नाउ और फीमेल के अंदर जब तीनों फेज की बात करेंगे तो यहां एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। जब फीमेल फीटस मदर की यूट्रस में है तो उसको बोलते हो आप इंट्रा यूटराइन लाइफ। तो 9 महीने तक बच्चा मदर की यूट्रस में ही रहता है और उस फेज को बोलते हो आप इंट्रा यूटराइन लाइफ। उस दौरान सारे के सारे ऊगोनिया बन जाते हैं। All oogonias are formed in the ovary of female fetus during intrauterine life. पैदा होने के बाद फीमेल में एक भी ऊगोनिया नहीं बनता। क्लियर? नाउ अब देखो, मल्टीप्लीकेशन फेज इंट्रायूट्राइन लाइफ में हो जाता है, ग्रोथ फेज भी इंट्रायूट्राइन लाइफ में, और जो ऊगोनिया बने हैं वो किसमें एंटर कर जाते हैं? मैच्योरेशन फेज में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होता है वो वहीं का वहीं पॉज ले लेता है, रुक जाता है। अब फीमेल पैदा हुई और जब फीमेल में पुबर्टी आती है, दैट मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो फीमेल में करीब 12 साल की एज के आसपास फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी या पुबर्टी आती है। जो पता कैसे लगती है कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो पता लग जाता है फीमेल को कि उसके अंदर क्या आ गई है? पुबर्टी, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो ध्यान दो, मैंने क्या बोला? सारे ऊगोनिया कब बने? जब फीमेल कहां थी? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में थी। क्लियर? नाउ पैदा होने के बाद फीमेल में एक भी ऊगोनिया नहीं बनता। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, तो मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, ये सब कहां चले? इंट्रायूट्राइन लाइफ में। मैच्योरेशन फेज इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रोफेज 1 में आया और वहीं जाकर वो अरेस्ट हो गया। क्लियर? अब ये कंटिन्यू कब करेगा? जब फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, दैट मींस जब फीमेल में प्यूबर्टी आएगी। क्लियर? नाउ तो देखो, ओनली मैच्योरेशन फेज कंटिन्यूज आफ्टर प्यूबर्टी, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ये तीनों फेज प्यूबर्टी के बाद से स्टार्ट होते हैं और लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहते हैं। मेल ओल्ड हो जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट कम होता है, लेकिन जीरो नहीं होता। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, तो oogenesis में मैच्योरेशन फेज की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई। नाउ पहले एक पॉइंट आपको क्लियर करूं, ऊगोनिया की बात करोगे तो फीमेल की बात करोगे, इसकी दोनों ओवरी के अंदर क्या बन जाते हैं? ऊगोनिया। क्लियर? नाउ सारे प्राइमरी oocyte बन चुके कि नहीं? यस। अब एक भी नहीं बनेगा पैदा होने के बाद। लुक, तो all primary oocytes which were formed during intrauterine life, they all were arrested in prophase 1. वो सब कहां जाकर अरेस्ट हो गए? प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में कहां अरेस्ट हुए? तो बेटा डिप्लोटीन स्टेज। कहां हुए? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गए और अरेस्टेड ही रहे। अब क्या आई? पुबर्टी। पुबर्टी मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। इज दिस क्लियर? तो जब फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तो गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ेगा, और यहां मैं एक हार्मोन स्पेसिफाई करूं, पिट्यूटरी से रिलीज होगा FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? नाउ ये FSH कहां एक्ट करेगा? ओवरी के ऊपर। ओवरी में कहां? तो ये प्राइमरी oocyte की बात करोगे। क्लियर? यहां इन फॉलिकल के ऊपर ये क्या करेगा? एक्ट करेगा। ध्यान से सुनो, अब जब FSH का लेवल बढ़ा तब जाकर प्राइमरी oocyte की बात करोगे, इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो 2 सेल्स बनेंगे कि नहीं? यस। तो ध्यान दो, सारे प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में अरेस्टेड थे ना। जब FSH का लेवल बढ़ा, मतलब पुबर्टी के टाइम पर, तब प्राइमरी oocyte में क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस 1।
क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस 1। इसका मतलब सेल प्रोफेज 1 से कहां गया? मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 से एनाफेज 1। एनाफेज 1 से कहां गया? टीलोफेज 1। और टीलोफेज के 1 के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, और 2 सेल्स बनेंगे कि नहीं? यस। ये जो 2 सेल्स बने, इनमें साइटोकाइनेसिस क्या था? अनइक्वल। तो एक सेल बड़ा बना जिसको बोला सेकेंडरी oocyte, और दूसरा सेल छोटा बना जिसको बोला फर्स्ट पोलर बॉडी। नाउ तो ध्यान दो, मैंने बोला ये है सेकेंडरी oocyte। क्लियर? नाउ सेकेंडरी oocyte की बात करोगे तो सेकेंडरी oocyte के आसपास आपको क्या मिलेगी? ज़ोना पेलिसिडा। क्या मिलेगी? सेकेंडरी oocyte के आसपास आपको क्या मिलेगी? ज़ोना पेलिसिडा। क्लियर? और सेकेंडरी oocyte और ज़ोना पेलिसिडा के बीच में आपको क्या मिलेगा? एक और सेल, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो बताइए मियोसिस 1 कहां कंप्लीट हुआ बेटा? तो आपका आंसर है ओवेरी में। इज दिस क्लियर? दूसरी बात, मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगा? तो अब आपका आंसर है जब पुबर्टी आएगी। क्लियर? उसके बाद कंप्लीट होगा मियोसिस 1। नाउ एक क्वेश्चन, मियोसिस 1 स्टार्ट कहां हुआ? तो अब आपका आंसर है ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1 में। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, जब ओवुलेशन होगा तो ओवरी से क्या रिलीज होगी? सेकेंडरी oocyte। जब ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन का मतलब क्या होगा? रिलीज ऑफ द ओवा फ्रॉम द ओवरी इज टर्म्ड एज ओवुलेशन। क्लियर? रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज टर्म्ड एज ओवुलेशन। क्लियर? ये एग कहां रिलीज हुआ? सीलोमिक स्पेस में, और अब यहां से कहां चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो ध्यान दो, ये आपने बात की सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के आसपास मैंने आपको बताया बेटा ये क्या है? ज़ोना पेलिसिडा। क्लियर? और यहां मैंने आपको बोला दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। तो 2 सेल्स बने, एक बड़ा और एक छोटा, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं, क्योंकि मियोसिस 1 हो चुका कि नहीं? अब ध्यान दो, ये सेल मियोसिस 1 के बाद कहां एंटर करेंगे? मियोसिस 2 में। क्लियर? तो अब प्रोफेज 2 में एंटर किए, उसके बाद सेल कहां एंटर कर जाएगा? मेटाफेज 2 में। तो ध्यान दो, सेकेंडरी oocyte, किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी oocyte। क्लियर? ये किस में एंटर कर गया? मियोसिस 2 में एंटर कर गया, और कहां जाकर अरेस्ट हो गया? मेटाफेज 2 में जाकर ये अरेस्ट हो गया। इज दिस क्लियर? बोलो। तो बताइए, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो वो ओवरी में कंप्लीट हुआ था। मियोसिस 2 ओवरी में स्टार्ट हुआ है, और जाकर फिर कहां अरेस्ट हो गया? मेटाफेज 2 में। सो सेकेंडरी oocyte कहां अरेस्ट होगी? मेटाफेज 2 में। क्लियर? नाउ अब ध्यान दो, ये अरेस्ट हो गई तो अब क्या होगा? इसका फर्दर डेवलपमेंट केवल किस पर डिपेंड करता है? स्पर्म की एंट्री पर। क्लियर? तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनी, उसके बाद वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गई। अब ओवरी में उसका कोई काम नहीं है, तो ओवुलेशन के थ्रू अब सेकेंडरी oocyte को बाहर फेंक दिया, और वो कहां पहुंच गई? फैलोपियन ट्यूब में। इज दिस क्लियर? नाउ इसका मतलब यहां जो अरेस्ट हुआ है, ये आपने बात की मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर की बात करोगे, इसने चीजों को कहां अरेस्ट कर रखा है? मेटाफेज 2 में। क्लियर? नाउ अब देखो, अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का लॉस हो जाएगा। तो जब जब फीमेल में ब्लीडिंग होगी, दैट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, तो किसका लॉस होगा? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर? ये वैसे तो डीजनरेट कर चुके होंगे, लेकिन बताने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, तो जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, किसका लॉस होगा? डीजनरेटेड सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का। क्लियर? नाउ अब देखो, जब अब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, क्लियर, तो स्पर्म कहां आए? वेजाइना में। वेजाइना में आए तो कुछ स्पर्म कहां जाएंगे? इस फैलोपियन ट्यूब में। कुछ स्पर्म कहां जाएंगे? उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर। नाउ जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंटर करेगा, तब सेकेंडरी oocyte में चेंजेस आएंगे। आई रिपीट, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंटर करेगा तो सेकेंडरी oocyte में चेंजेस आएंगे।
क्लियर। अब मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर की बात करोगे, इससे क्या बनेगा अब एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। क्लियर। तो स्पर्म की एंट्री के बाद oocyte खुद क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। अगर कोई सेल एनाफेज में एंटर कर जाए तो अब उसे डिवाइड करना ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर नाउ। तो स्पर्म की एंट्री के बाद oocyte के अंदर चेंजेस आए और अब इसमें क्या होगा बेटा, सेल डिवीजन की तैयारियां स्टार्ट हो गई। अब सेल मेटाफेज से कहां एंटर करेगा, एनाफेज। एनाफेज से कहां एंटर करेगा, टीलोफेज। इज दिस क्लियर। और एक बार फिर क्या बनेंगे, दो सेल्स बनेंगे। इज दिस क्लियर नाउ। तो स्पर्म की एंट्री के बाद किसमें एंटर किया, सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी पहले ही थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब दो सेल्स बनेंगे तो यहां पर आपने बात की सेकेंड पोलर बॉडी है और स्पर्म एंटर करने के बाद अब इस सेकेंडरी oocyte को आप बोलते हो ओवम। क्या बोलते हो, ओवम। इज दिस क्लियर नाउ। यह बात मैं आपको फिर क्लियर करूंगा, लेकिन यहां बता दूं ओवम और सेकेंडरी oocyte में कोई फर्क नहीं है। आपके लेवल पर सेकेंडरी oocyte और ओवम आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है। इज दिस क्लियर नाउ। तो बताइए ह्यूमन फीमेल में मैक्सिमम कितनी पोलर बॉडीज बनती हैं, तो आपका आंसर है 2। क्लियर। क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करती। एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है, डिवीजन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी इज अनसर्टेन। क्लियर नाउ। तो ये मैंने आपको कई फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है नाउ लुक। तो जो मैंने बोला एक क्विक रिव्यू में आपको देता हूं। मैंने बोला oogenesis में 3 फेज, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। क्लियर। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होगा, मैच्योरेशन। मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में हो जाते हैं। मैच्योरेशन इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट होते ही वो अरेस्ट हो गया। इज दिस क्लियर। तो पुबर्टी के बाद मैच्योरेशन फेज स्टार्ट नहीं हुआ, वो वहां से कंटिन्यू कर रहा है। इज दिस क्लियर नाउ। फिर मैंने बोला जितने भी प्राइमरी oocyte बने वो सब किस में अरेस्ट हो गए, प्रोफेज 1 में। किस में अरेस्ट हो गए, प्रोफेज 1 में। इज दिस क्लियर नाउ। तो प्रोफेज 1 मतलब मियोसिस 1। इज दिस क्लियर। तो सारे प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में अरेस्ट हुए। अब जब पुबर्टी आएगी, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, तो हर महीने एक प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा और ओवरी से रिलीज हो जाएगा। तो हर महीने एक ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो हर महीने एक एक प्राइमरी oocyte का नंबर आता है। सारे प्राइमरी oocyte एक साथ सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्लियर नाउ। तो यहां तक आपने बात की, ठीक। मियोसिस 1 के बाद मैंने बोला 2 सेल्स बने, लेकिन साइटोकाइनेसिस क्या था, अनइक्वल। तो जो बड़ा सेल था उसे सेकेंडरी oocyte बोला और जो छोटा सेल था उसे आपने बोला फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी ने आधे क्रोमोसोम्स रख लिए ताकि दोनों सेल्स हैप्लॉइड हो जाएं और इसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा रहा ताकि स्पर्म इसमें एंटर करे तो इसके पास न्यूट्रिएंट तो है कि नहीं। अगर फर्स्ट पोलर बॉडी में स्पर्म एंटर कर भी जाए तो वो ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं के बराबर है। इज दिस क्लियर नाउ। तो ये आपने बात की पोलर बॉडी। तो क्या सिग्निफिकेंस हुआ, हाफ क्रोमोसोम लेकर सेकेंडरी oocyte को हैप्लॉइड बना दिया और इसके पास न्यूट्रिएंट भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। किसके पास, सेकेंडरी oocyte के पास। इज दिस क्लियर नाउ। अब देखो तो मियोसिस 1 कहां कंप्लीट हुआ, ओवरी में। मियोसिस 2 स्टार्ट कहां हुआ, ओवरी में। लेकिन मियोसिस 2 कंप्लीट कहां पर होगा, फैलोपियन ट्यूब में। मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte में, तब कंप्लीट होगा। इज दिस क्लियर। अगर स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसका लॉस होगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसका लॉस होगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। इज दिस क्लियर। वैसे तो ये डीजनरेट हो चुके होते हैं, इनका फैगोसाइटोसिस हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसका लॉस होगा तो आपका आंसर है डीजनरेटेड सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। इज दिस क्लियर नाउ। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब देखो
स्पर्म एंटर कर गया तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। स्पर्म की एंट्री के बाद क्या चेंजेस आए? जब स्पर्म अंदर एंटर हुआ सेकेंडरी oocyte के, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या क्या चेंजेस आए? सेकेंडरी oocyte ने डिवीजन की तैयारियां की, इसके अंदर एंजाइम्स एक्टिव हुए और अब मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर की जगह अब क्या आ गया? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। इज दिस क्लियर? नाउ अब सेल डिवाइड करेगा और एक बार फिर दो सेल्स बनेंगे कि नहीं? ठीक। अब जो सेकंड बना वो सेकंड पोलर बॉडी और जो बड़ा वाला है उसे आपने बोला ओवम। क्लियर? तो रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। स्पर्म एंटर करने के बाद क्या बोलोगे? ओवम। लेकिन क्लियरली बोल रहा हूं, आपके लेवल पर ओवम और सेकेंडरी oocyte में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हाउ मेनी ओवा आर रिलीज फ्रॉम ओवरी? क्लियर? अरे जब स्पर्म एंटर करने के बाद आप ओवा टर्म यूज करते हो, क्लियर, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी ओवा आर रिलीज फ्रॉम ओवरी। इसका मतलब ओवा बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहा है? ओवम बाय डिफॉल्ट वो क्या बोल रहा है? सेकेंडरी oocyte को ही बोल रहा है। इज दिस क्लियर? डन? नाउ अब देखो, ओवम की बात करोगे, इसको भी क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको? हैप्लॉइड। तो ध्यान दो, ओवम के अंदर खुद का न्यूक्लियस है कि नहीं? जब स्पर्म एंटर कर गया तो स्पर्म का भी न्यूक्लियस है कि नहीं? तो अब आपका क्वेश्चन क्या आता है कि जब ओवम के अंदर दो न्यूक्लियस हैं तो ओवम को हैप्लॉइड क्यों बोला, डिप्लॉइड क्यों नहीं बोला? तो ध्यान दो, जब तक एन और एन फ्यूज होकर 2n नहीं हो जाते तब तक आप इसे हैप्लॉइड ही बोलेंगे, लेकिन एन और एन 2n होते ही अब ये जाइगोट हो जाएगा, इसलिए ओवम को क्या बोलोगे? आप हैप्लॉइड ही बोलोगे। क्लियर? तो देखो, धीरे धीरे बेटा मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं oogenesis के, अब मैं आपको सिस्टमैटिकली इसको वापस बताता हूं। लुक, अब देखो, मैंने आपको बताया था यहां डिवीजन होगा, बहुत सारे ऊगोनिया बनेंगे बेटा। इस फेज को बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीप्लिकेशन फेज। इज दिस क्लियर? नाउ ये ऊगोनिया बन गए कि नहीं? ठीक। ऊगोनिया की बात करोगे तो ध्यान दो, ऑल ऊगोनियाज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंट्रा यूटराइन लाइफ। क्लियर? नाउ अब देखो, जब ऊगोनिया में ग्रोथ होगी, साइज में बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपने एक टर्म यूज की, इसको बोला प्राइमरी oocyte। क्या बोला? प्राइमरी oocyte। बताइए, सारे प्राइमरी oocyte कहां अरेस्ट करवा दूं बेटा? प्रोफेज 1। तो प्राइमरी oocyte की बात करोगे, दे आर अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। और स्पेसिफाई करूं तो मैं बोलूंगा डिप्लोटीन। क्या बोलूंगा? डिप्लोटीन। इज दिस क्लियर? नाउ अब ध्यान दो, प्राइमरी oocyte में क्या होगा? मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। इज दिस क्लियर? लेकिन मियोसिस 1 कब कंप्लीट होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। इज दिस क्लियर? व्हेन फीमेल अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी। तो देखो, मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पर क्या चेंज होगा? ध्यान दो बेटा, एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा, और एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, दो सेल्स बने, अनइक्वल हैं। मैंने बोला बड़े वाले को क्या बोला था? सेकेंडरी oocyte, और छोटे वाले को क्या बोला बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी। इज दिस क्लियर? नाउ तो ध्यान दो, जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 की बात कर रहे हो तो यह पूरा फेज कौन सा आ जाएगा? मैच्योरेशन फेज। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होगा? मैच्योरेशन फेज। फीमेल में करीब 12 साल के आसपास पुबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो 12-12 साल, 13-13 साल के बाद जाकर मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। इज दिस क्लियर? ठीक। तो लॉन्गेस्ट फेज की बात करोगे तो उसको बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। ठीक ना? अब देखो, सेकेंडरी oocyte में अगर स्पर्म एंटर करेगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, वरना इन चीजों का ही लॉस होगा। अरे हां या ना? अब देखो, स्पर्म एंटर कर गया तो मैंने बोला मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इन सेकेंडरी oocyte. Meiosis 2 is completed after the entry of sperm in the secondary oocyte, और sperm की एंट्री के बाद फिर मैंने बोला था ये क्या होगा? Meiosis 2 कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर ना? तो ये आपने बात की, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ। अब दो सेल्स बने बेटा, एक आपने बोला ओवम या ऊटिड, और दूसरा आपने बोला सेकंड पोलर बॉडी। इज दिस क्लियर? ध्यान दो, एक सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा है ताकि स्पर्म एंटर करे तो डेवलप तो हो सके। तो ध्यान दीजिए, पोलर बॉडी की बात करोगे, दे विल फाइनली डीजेनरेट। इज दिस क्लियर? पोलर बॉडी की बात करोगे, पोलर बॉडी को फाइनली क्या करना होगा? डीजेनरेट। तो आपने बात की पीबी मतलब पोलर बॉडी, इट डीजेनरेट्स। क्लियर? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को लेकर अलग हो गई ताकि वो सेल भी क्या हो गया? हैप्लॉइड। ठीक, इसके हिस्से का मैक्सिमम साइटोप्लाज्म भी उसके पास चला गया, न्यूट्रिएंट रिच हो गया कि नहीं? तो पोलर बॉडी को क्या करना है? डीजेनरेट होना है। ध्यान दो, फर्स्ट पोलर बॉडी का डिवीजन ह्यूमन फीमेल में अनसर्टेन है। इज दिस क्लियर? और दूसरे एनिमल्स की बात करोगे, ठीक, तो उनमें कई के अंदर नोटिस्ड है। क्लियर? तो oogenesis के टाइम पर कितनी पोलर बॉडीज बनती हैं? ठीक, तो जनरली आंसर होता है 3, लेकिन ह्यूमन फीमेल में मैक्सिमम कितनी बन सकती है? तो आंसर इज 2, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी का डिवीजन मैं फिर बोल रहा हूं अनसर्टेन है। क्लियर नाउ? तो ये आपके सामने मैंने पूरा प्रोसेस बताया oogenesis का, लेकिन इसके बेसिक्स मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए थे। तो ध्यान दो, हर महीने एक प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी, एक एक करके हर महीने नंबर आएगा। क्लियर? तो वो मैं सारी बात आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट में बताऊंगा, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। क्लियर नाउ? तो जब इतनी बात बताई है तो मैं जल्दी से आपको एक क्विक रिवीजन में बता दूं। मियोसिस 1 आप जवाब दें, कहां कंप्लीट हुआ? आपका आंसर है ओवरी में। मियोसिस सेकंड कहां कंप्लीट होगा? तो आपका जवाब है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक, लेकिन मियोसिस स्टार्ट कहां हुआ था? मियोसिस सेकंड स्टार्ट कहां हुआ था? तो ओवरी के अंदर। क्लियर? मियोसिस सेकंड कंप्लीट कहां होगा? तो बोलोगे फैलोपियन ट्यूब। ना, जब स्पर्म एंटर कर गया सेकेंडरी oocyte में, तो जब तक स्पर्म एंटर नहीं किया था आपके पास क्या था? मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। और स्पर्म की एंट्री के बाद एग में इतने चेंजेस आए कि उसके अंदर अलग अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। सेल ने डिवीजन के लिए प्रिपरेशन किया और अब सेल ने क्या बनाया? एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। इज दिस क्लियर? तो स्पर्म आने के बाद एग में चेंजेस आए कि नहीं? यस। नाउ अब देखो, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ तो सेकेंडरी oocyte किससे सराउंडेड था? जोना पेलिसिडा। क्लियर? इसके बाहर एक और सेल्यूलर लेयर थी जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इज दिस क्लियर? इसके बाहर एक और सेल्यूलर लेयर थी जिसको आपने बोला कोरोना रेडिएटा। इज दिस क्लियर? सो आफ्टर ओवुलेशन, जब जब ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। तो यह बात आपके टिप्स पर ला दूंगा। अब इसके बाद क्या बताऊंगा मैं आपको? फॉलिकुलोजेनेसिस, जिसमें आप बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में। क्लियर? नाउ एक बार मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट क्लियर कर दूं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया, oogenesis भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। लुक, स्पर्मेटोजेनेसिस में मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, दे बिगिन एट पुबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल एंड ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट कहां पर हुआ? बिगिन कहां पर हुआ? पुबर्टी पर। और कहां चला गया? टिल एंड। टिल एंड ऑफ द लाइफ ये कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? नाउ oogenesis की बात करोगे तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, ये सब कहां रहे? इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही कंप्लीट हो गए। मैच्योरेशन फेज इंट्रा यूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हुआ, लेकिन अब पुबर्टी के बाद केवल यही एक फेज है जो कंटिन्यू करेगा। पुबर्टी के बाद यह स्टार्ट नहीं हुआ, यह स्टार्ट इंट्रा यूटेराइन लाइफ में हो चुका था। मैच्योरेशन फेज इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था। जब पुबर्टी आई उसके बाद वो कंटिन्यू कर रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ। क्लियर? तो ये आपने देखा, ये पुबर्टी पर स्टार्ट होकर होल लाइफ चलता रहा, ये इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही हो गया, और इसका केवल मैच्योरेशन फेज पुबर्टी के बाद कंटिन्यू किया। नाउ
स्पर्मेटोगोनिया, इसके डिवीजन की बात करोगे, कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं। अब जब ये साइज में बड़ा हुआ तो आपने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोला था। इससे क्या बने? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ और इससे क्या बने? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड में जब डिफरेंशिएशन होगा तब उसे क्या बोला था आपने? स्पर्मेटोजोआ। इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बने? 2। क्लियर? और अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 आपके पास स्पर्मेटिड बने, तो इससे भी कितने बने? 2। तो टोटल कितने हुए? 4। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बना सकते हो आगे चलकर आप? 4। ये तो स्पर्मेटिड है। याद करो, जब स्पर्मेटिड में क्या होगा? डिफरेंशिएशन, तभी तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? स्पर्म्स में। याद आया? तो ध्यान दो, 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? 25। क्लियर? या 100 स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस कितने चाहिए? तो भी आंसर क्या होगा? 25, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिलाकर क्या होगा? एक मियोसिस होता है। Is this clear? तो how many meiotic divisions are required to produce 100 sperm? Your answer is 25. Clear? Now, ओवा की बात करोगे, ऊगोनिया की बात करोगे। ऊगोनिया से क्या बना? जब साइज में बड़ा हुआ थोड़ा, तो आपने बोला प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ। आपको पता है मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है। 2 अनइक्वल सेल्स बने, बड़ा सेल सेकेंडरी oocyte। क्लियर? अब मियोसिस सेकंड जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, उसके बाद भी क्या होगा? आपके पास 2 सेल्स बने कि नहीं? ये आपने बात की ओवम, और ये कौन है? सेकंड पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी तो हमेशा डीजनरेट होंगी कि नहीं? तो बताइए, 100 ओवा बनाने के लिए कितने आपको प्राइमरी oocyte चाहिए थे? 100 ही चाहिए। यहां 1 से 1 ही बन रहा है, लेकिन यहां 1 से 4 है, तो 1 का 4 1 का 4 तो यहां पर हो रहा है, लेकिन यहां 1 का 1 ही है। इज दिस क्लियर? तो यहां स्पर्मेटोगोनिया तो ऊगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो ये प्राइमरी oocyte, यहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये सेकेंडरी oocyte, यहां स्पर्मेटिड तो यहां आपने बात की ओवम। क्लियर? और स्पर्मेटिड के डिफरेंशिएशन से बताया था मैंने आपको क्या बनेगा? स्पर्म। नाउ अब देखो, माय क्वेश्चन इज 100 जाइगोट बनाने हैं। क्लियर? 100 जाइगोट बनाने के लिए मुझे कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी? सो लुक, 100 जाइगोट बनाने के लिए 100 स्पर्म चाहिए और 100 ओवा चाहिए। इज दिस क्लियर? क्योंकि एक स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज होगा तभी जाइगोट बनेगा कि नहीं? बट आपको पता है 100 ओवा बनाने के लिए 100 ही मियोसिस चाहिए, और 100 स्पर्म बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? 25। तो 25 meiosis are required to produce 100 sperm, and यहां पर 100 is required to produce 100 ova. तो 100 plus 125, सॉरी 100 plus 25, तो टोटल कितना होगा? 125। तो 100 जाइगोट बनाने के लिए टोटल कितने मियोटिक डिविजन्स चाहिए? तो आंसर है 125। क्लियर? नाउ डेटा बदल दें तो आंसर भी बदल जाएगा, बट स्पर्म के लिए ध्यान रखना है, ठीक, एक मियोटिक डिवीजन से यहां पर क्या बनते हैं? 4। इज दिस क्लियर? सो ये एक बेसिक डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। क्लियर?